Hello, good evening, all members. Sound is there? आवाज आ रही है? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आ रही है आवाज आपकी। चलो बहुत अच्छा है। बहुत दिनों बाद मिले हम लोग। सर नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हो आप? वेरी प्लीज टू सी यू अगेन। वेलकम सर। तो टुडे we are going to start a very important and very popular remedy which was very popular in the time of corona. At that time the remedy was so popular that most of the stock of this remedy was exhausted at most of the homeopathic stores. So the remedy was camphor. I hope all you have already remember about that event when it was used as a preventive medicine during the peak of corona. Today I am going to discuss some important points regarding the pathogenesis and symptomatology and its clinical use in daily practice. So preferably I am going to discuss in Hindi. मैं दोनों लैंग्वेज में प्रिपेयर किया हूँ ये लेक्चर। पिछले 6 महीने में मैंने इंग्लिश इम्प्रूव की है तो लेकिन स्टिल आज हम इसको हिंदी में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैम्फर जो है, जो डॉक्टर हैनेमन ने इसके बारे में लिखा है कि कैम्फर इज वेरी पजलिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टूड। ये डॉक्टर हैनेमन ने कैम्फर के बारे में लिखा है। आप लोग सुन पा रहे हो ना सब मेरे को? यस सर। ओके। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें जो इम्पोर्टेंट है आपको बताता हूँ। उससे पहले एक ऐसी बात जो हमारी पैथी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, अगर हम लोगों को उस बात का पता हो तो बेटर रहेगा। Why camphor is very puzzling and difficult to understood? डॉक्टर हैनेमन के जो ये वर्ड हैं उनके अकॉर्डिंगली ये पजलिंग और डिफिकल्ट क्यों है, ये आप मटेरिया मेडिकल कि इसका जो प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन है वो मिक्स एक तरह से, तो बहुत मुश्किल होती है समझने में कैम्फर को। लेकिन इसका एक और रीजन है। जितने भी प्लांट्स हैं, नॉट ओनली प्लांट्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द सन एंड मून। तो उसकी वजह से ही ये जो प्लांटेशन है हमारे अर्थ पर पॉसिबिलिटी हुई है। तो ये जो सन और मून की मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉट ओनली सन एंड मून, रादर अदर प्लैनेट्स इन आवर गैलेक्सी भी प्लांट्स के जो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये अनम्यूट कीजिए प्लीज, किसी की आवाज आ रही है? हाँ म्यूट कीजिए, सॉरी अनम्यूट ना कीजिए। तो आपने तो मैं कह रहा था कि जो अदर थिंग्स हैं, जो अदर प्लैनेट्स हैं, वो भी प्लांट्स को प्रभावित करते हैं। कैम्फर जो प्लांट है ना, ये बात अगर आपकी समझ में लग गई ना तो आप इसको आगे सारे समझ लोगे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कैम्फर के भीतर बहुत ज्यादा गर्मी छिपी है, बहुत ज्यादा हीट है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई घरों में कोई दिन त्योहार या कोई हवन वगैरह करवाना होता है तो कैम्फर को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी हीट है, जैसे फास्फोरस के भीतर हीट है, इसी तरह से कैम्फर के भीतर जो है ये बहुत ज्यादा हीट है इसके भीतर।
तो जितने भी चीजों के बीच में हीट होती है उनका जो संबंध होता है वो डायरेक्टली सन और मार्स से होता है। और सेकेंडली इसके अंदर कोल्ड भी, ठंडी भी उतनी ही है। अगर आप कैम्फर को जीभ पर रख के थोड़ा सा इसका स्वाद लें तो आपकी जो जीभ है ना वो बिल्कुल आपको जैसे ठंडी ठंडी, जैसे पिपरमिंट होता है उस तरह से आपको ये टंग के ऊपर। तो इसका मतलब कि जो सेकंड थिंग इस कोल्ड हो गया, ठीक है, ठंडी चीज हो गई, तो ठंडा जो है। और तीसरी चीज इसके भीतर है इसकी अरोमा, इसकी फ्रेग्रेंस। जो फ्रेग्रेंस है वो जो है इंसेक्ट को रिपीट है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो शुभ माना जाता है, वातावरण को शुद्ध करती है, इस तरह की इसकी फ्रेग्रेंस रहती है। तो क्योंकि एक ही प्लांट में कॉन्ट्राडिक्टरी जो गुण है, अभी मैं आपको बताता हूं। जो फ्रेग्रेंस है ये वीनस जो प्लेनेट है हमारी गैलेक्सी में, उसकी वजह से फ्रेग्रेंस जो है वो प्लांट्स में या फ्लावर्स में आती है। ऑफ कोर्स मून भी है लेकिन इस केस में वीनस है। तो एक ही प्लांट में अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती हैं और वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी रहती हैं तो ऐसी स्थिति में प्लांट को समझना नॉट ओनली डिफिकल्ट है बल्कि पजलिंग भी है। तो डॉक्टर हैनेमन ने ये अपने हिसाब से लिखा है, तो मैंने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है। अब हम चलते हैं इसकी जो क्लिनिक, सीधे मैं आपको टिप्स ही बताता हूं क्योंकि ये कोई बहुत लंबी चौड़ी दवाई नहीं है। तो मटीरिया मेडिका की हम लोगों ने सीरीज शुरू करनी है तो मैंने सोचा कि कैम्फर से ही करते हैं, छोटी दवाई से। सबसे पहले जो इसका हमने क्लिनिक पर इस्तेमाल किया है वो किया है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पर। जी हाँ, उसी के लिए ही ये कोरोना में पॉपुलर हुई थी। तो इसका इस्तेमाल हम किस किस क्लिनिकल कंडीशन में करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक्यूट दवाई है कैम्फर, इसमें कोई क्रॉनिसिटी रन नहीं करती दवाई, एक्यूट कंडीशंस को जल्दी ये निकालती है। सबसे पहले एक्यूट कंडीशन हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड, और कॉमन कोल्ड में देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स गिवन इन रेपर्टरीज। एंड व्हाट इज स्पेशल इन केस ऑफ कैम्फर? माय डियर फ्रेंड्स, जब भी जुकाम शुरू ही होता हो, आपके पास पेशेंट आए और वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब जुकाम शुरू हो गया है अभी, अगर आप उसको उसी वक्त, जैसे आप लोग एकोनाइट में काम करते हो ना कि जो फर्स्ट स्टेज है उसी में हम एकोनाइट देते हैं, लेकिन कैम्फर में एकोनाइट की तरह कोई जो स्पेसिफिक कॉज या कोई स्पेसिफिक वायलेंसी वाली बात नहीं रहती। और ये सिर्फ एकोनाइट तो किसी भी कंडीशन में देते हैं, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ जुकाम की प्रथम अवस्था में हम कैम्फर देते हैं और कहते हैं कि जुकाम चाहे एक बार लग गया तो पूरा टाइम लेता है, ऐसा नहीं है। अगर होम्योपैथिक दवाई सही है, आप उसको टाइम पर दे देते हो तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो हमारे देखिए कैम्फर जो है वो जुकाम को 12 घंटों में ठीक कर देती है। अगर आप सुबह दवाई दो तो शाम तक पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि कैम्फर को जो इमीडिएटली जैसे ही जुकाम के सिम्टम आने लगे तो वैसे ही कैम्फर को हम देते हैं। अब मान लीजिए कि पेशेंट आप उस दिन नहीं आया, नेक्स्ट डे आया, तो फिर क्या कैम्फर यूजलेस है? नहीं, यूजलेस नहीं है। जब भी पेशेंट आके आपको एक हिस्ट्री देता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो जुकाम शुरू हुआ है वो बहुत ज्यादा स्नीजिंग से शुरू हुआ है, तब हम कैम्फर इस्तेमाल करते हैं। जो भी जुकाम बहुत ज्यादा स्नीजिंग से शुरू होता है वहां पे हमारे पास 2 दवाइयां हैं। एक दवाई है कैम्फर एंड सेकंड इज नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर में भी जुकाम जो होता है वो बहुत ज्यादा स्नीजिंग आती है, लेकिन दोनों में भेद है, कैम्फर में और नेट्रम्यूर में। कैम्फर में साथ में डिस्चार्ज अर्लियर अपीयर होता है,
स्नीजिंग के साथ ही नाक भी जल्दी बहना शुरू हो जाता है। नेट्रोम्यूर में बाद में आता है ये लक्षण। तो वैसे इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। नेट्रोम्यूर थोड़ी क्रॉनिक नेचर की दवाई है, तो हमारे लिए बेटर है कि कैम्फर ही दी जाए, क्योंकि इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है, ये बहुत सडन है। नेट्रोम्यूर की बनती ये स्लो नहीं है, तो ये इमीडिएट रिलीफ आपको देगी ही देगी। ठीक है। और आप सब लोगों के पास एलर्जिक राइनाइटिस के केस आते होंगे, जिसमें पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है। ठीक है, ये काफ़ी केस आते हैं हमारे यहाँ। और ज़्यादातर केस में जो स्नीजिंग होती है ना, ये मॉर्निंग मोडेलिटी बताते हैं पेशेंट, कि सुबह उठ के बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आती है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और सुबह उठ के बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, 3 दवाइयाँ नोट कर लीजिए। दूसरी है कैम्फर एंड तीसरी है साइलिशिया एलर्जिक राइनाइटिस, इन विच देयर इज ए पूज एंड वाइट, particularly in morning. So let us differentiate these 3 remedies from what is special in camphor and what is special in Cilicia. Whenever the discharge along with the sneezing very profuse and acrid in nature along with lacrimation, then forget camphor and forget Cilicia. Go with the जब नाक से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज और साथ में आंखों से भी डिस्चार्ज, और नाक का डिस्चार्ज ऐसे पेशेंट साफ कर करके नाक जो है लाल हो जाता है, तो कैम्फर जो है ये एलर्जिक राइनाइटिस में क्रॉनिसिटी रन करती है। आज एलियम सीपा की बात नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि ये एम्पुटेशन में जब पेन होती है ना बाद सर्जरी के बाद, तो वहां भी ये क्रॉनिसिटी रहती नहीं करते। नेक्स्ट है सिलिशिया, जो है कैम्फर और एलियम सीपा दोनों की क्रॉनिक दवाई है। जब भी आपके पास एक्यूट फेज में मुझे बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आती है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, तो पहले आपको कैम्फर और एलियम सीपा से मैनेज करना पड़ेगा। इन दोनों के मिक्स सिम्टम आपको सिलिशिया में मिलेंगे, लेकिन वहाँ ऑनसेट जो है स्लो रहती है, डिजीज क्रॉनिसिटी में रन करती है, और सिलिशिया साथ में जो पेशेंट की स्मेलिंग पावर है वो भी कम हो जाती है सिलिशिया में, एलर्जिक राइनाइटिस में। तो अगर तो सिलिशिया के क्लियर कट अदर सिम्टम्स go for the Cilicia, otherwise it is better. And out of 90 from 100 out of 90 जो है वो इन्हीं 2 दवाइयों से जो आपका केस है वो ठीक हो जाएगा। और मैं तो अपने पेशेंट को ना अगर जब कैम्फर देता हूँ तो उसको साथ में बोल देता हूँ कि अब अगर आपको कोई याद करेगा ना तो भी स्नीज नहीं करोगे आप। तो ऐसा ही होता है। तो उनको अगर आप कैम्फर दोगे तो करेगा तो भी भाई। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं ओल्ड एज में, उनको जब भी जुकाम लगता है तो अगर शुरू में ही आप उनको कैम्फर दे दोगे तो बुजुर्गों को जुकाम जो है वो तंग नहीं करेगा। जब भी मौसम बदलता है, बच्चे आते हैं ना कि डॉक्टर साहब अभी मौसम बदल रहा है तो इसको जुकाम हो गया, तो जब भी मौसम बदलता है तब भी जब जुकाम कैम्फर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है कि कैम्फर जुकाम की दवाई है,
जुकाम, कौन से जुकाम की? जो जुकाम अभी शुरू ही हुआ है, या फिर जो जुकाम बहुत ज्यादा के साथ शुरू हुआ है, या फिर जो जुकाम जो हुआ है इसके अतिरिक्त जो छींके आने बीमारी है, इसमें जब स्नीजिंग होती है हम कैम्फर का इस्तेमाल करते हैं, और इसको मैंने एलियम सीपा और सलीशिया के साथ आपको चेट कर इसकी कारागार है। जुकाम की तो एक खुराकें हाइपोटेंसी की कारागार रहती हैं, लेकिन जो क्रॉनिक टेंडेंसी है, जहाँ पे रोज सुबह उठ के छी 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 की प्रॉब्लम है, वहां पे आपको इसको मीडियम पोटेंसी में रिपीट करना चाहिए दिन में 3 बार। और एलर्जिक राइनाइटिस का ऐसा केस जो बहुत बुरी हालत में आपको पास आता है, तो वहां पे आप इसको इससे भी लो पोटेंसी में 2-2 घंटे बाद दे सकते हो, जब तक कि सिम्टम जो है वो सबसाइड नहीं हो जाते। तो ये तो इसकी रेस्पिरेशन के साथ संबंध में जो मैंने आपको बात कही। अब कैम्फर के कुछ और इम्पोर्टेंट सिम्टम हैं। बहुत सारी ना प्रेपरेशंस हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं जिसमें कैम्फर डला होता है। जो लोग जब दर्दें होती है ना, तो दर्दों में दवाई लगाने के लिए जो दी जाती है, काफी प्रेपरेशंस होती हैं जिसमें कैम्फर डला होता है। तो कैम्फर की जो इंडिकेशन है रूमेटिज्म में, वो इतनी ज्यादा है कि हम लोग उसे उतना यूज नहीं करते। जैसे ही हम सुनते हैं कि सर्दी है, सर्दी की वजह से दर्दें हो रही हैं, तो हम लोगों का ध्यान रास्टॉक्स की तरफ जाता है, या ब्राइनिया की तरफ जाता है, या बेलिस्पेरिनिस की तरफ जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी दर्दों की शिकायत सर्दी की वजह से होती है, तब कैम्फर को नंबर 1 पर रखें। लेकिन याद रखें, कैम्फर में जो दर्दें होती हैं, ये जॉइंट को इफेक्ट कम करती हैं, मसल्स को इफेक्ट ज्यादा करती हैं। यू गॉट इट? मस्कुलर रूमेटिज्म इन द विंटर सीजन, ठीक है। अब सबसे ज्यादा दर्द रहेगी नेक के जो आसपास मसल्स हैं। सर्दी लगने से, जैसे ही सर्दी लगी तो पेशेंट को ऐसे लगेगा कि यहाँ पूरा स्टिफ हो गई नेक सर्दी की वजह से, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। और साथ में स्टिफनेस रहती है। इवन जहां पे इंजरी हो जाती है, जहां पे चोट लग जाती है, उसके बाद भी जो दर्द रहती है, अगर सर्दियों का सीजन है और चोट वाले स्थान पर जो खून इकट्ठा हो जाता है, वो सिम्टम नहीं है, जिसको हम एक्कीमोसिस बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं है, अदरवाइज चोट के बाद मसल में पेन होती है, तो कैम्फर आर्निका से ज्यादा लाभदायक है। स्ट्रेंज थिंग है ना आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ा है कि आर्निका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है चोट की, है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आर्निका तब इंपॉर्टेंट है जब चोट वाली जगह पे नील पड़ जाता है। अगर किसी मसल पर कोई चीज हिट की है और वहां पेन शुरू हो जाती है, तो डेफिनेटली कैम्फर विल डू द मिरेकल। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लार्क की डिक्शनरी देखोगे ना, तो वहां पे जो कॉज लिखी है ना कैम्फर में, तो वहां आपको इंजरी दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि हम लोग प्रेजुडिस हो जाते हैं, हमारे मन में सिर्फ आर्निका, रास्टॉक्स, रूटा इत्यादि रहती हैं, तो हम भूल जाते हैं कि कैम्फर भी है। तो कैम्फर भी उतनी ही इफेक्टिव है। जहां चोट लगे वहां देखिए,
अदर स्कूल्स जो है वो इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज करते हैं, तो वो भी करो आप, क्योंकि कॉमन है। तो साथ में इंटरनल अगर आप कैम्फर दोगे तो आपके पेशेंट को जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाएगी। लेकिन इसमें ना जॉइंट की इंजरी में ये काम नहीं करेगी, जॉइंट में ये काम नहीं करेगी, सिर्फ मसल्स के ऊपर जो दिक्कत है, मसल्स में ऐसी इंजरी में ना जो CRP है, जो एक्यूट मार्कर है इन्फ्लामेशन का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो कैम्फर की इंजरी है उस इंजरी में, क्योंकि मसल्स इन्वॉल्वमेंट इन्फ्लामेशन ज्यादा रहती है। साथ में ये जो पेन महसूस होती है ज्यादा, ये ध्यान से नोट करें, पेशेंट आके कैसे बताएगा आपको। वो बोलेगा कि मुझे दर्द होती है, जैसे ही मैं दर्द ठीक है मैं अभी सोने लगा हूं, तो जैसे मैं लेटने के थोड़ी देर बाद ही, अभी पूरी नींद आई नहीं मेरे को, तो दर्द हो जाती है, उसकी वजह से जाग खुल जाती है। फिर मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, फिर ठीक लगता है, फिर सोने लगता हूँ, फिर दर्द होने लगती है। ये एक ना रूब्रिक है रेपर्टरी में, ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप एग्रावेशन। कोई बताएगा मुझे फर्स्ट स्लीप एग्रावेशन की जो प्रोमिनेंट रेमेडी कौन सी है? जैसे ही पेशेंट होता है तैसे ही एग्रावेशन होती है। एनीबॉडी? लिख के भेज दो यार, नहीं बोलना तो। अरेलिया रेसिमोसा के बारे में जैसे ही पेशेंट्स होता है एग्रावेशन होती है, लेक्सिस में भी है। लेकिन कैम्फर में एक मोडेलिटी है, वो है व्हेन हाफ एस्लीप एग्रावेशन, और इसके साथ ही एक मोडेलिटी है एमेलियोरेशन थिंकिंग अबाउट इट। आपको ये थोड़ी बोलेगा कि जब मैं डॉक्टर साहब सोचता हूं ना मेरे दर्द हो रही है तो फिर वो ठीक हो जाती है। पेशेंट कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि आपको, मटीरिया मेडिका नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि डॉक्टर जब मैं सोने लगता हूं तो मुझे दर्द होती है, फिर मैं उठ जाता हूं, मैं सोचता हूं दर्द हो रही है, तो वो थोड़ा राहत मिल जाती है उठने से। तो दिस इज व्हाट रिटन इन द मटीरिया मेडिका, थिंकिंग अबाउट इट एमेलियोरेट। ठीक है, ये मोडेलिटी अगर आपको समझ नहीं है तो इसको इस वे में समझना चाहिए आगे। मोस्ट पेन्स आर फेल्ट ड्यूरिंग हाफ स्लीप, मोस्ट पेन्स आर फेल्ट ड्यूरिंग हाफ कॉन्शियस कंडीशन। हाफ कॉन्शियस, जब वो अभी सोया भी नहीं और अभी जागा भी नहीं, बीच में है। एंड डिसअपियर व्हेन थिंकिंग ऑफ देम अबाउट इट। तो ये इसकी एक पर्टिकुलर इंडिकेशन है कैम्फर की। जहां पे आप रेस्टॉक्स, आर्निका, ब्राइनिया यूज करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलते, आप कल ही अपने क्लिनिक पर जाके अपने पेशेंट्स के बारे में सोचना कि जो दर्दों से ग्रसित है, आपको रेस्टॉक्स दे रहे हो, ब्राइनिया दे रहे हो, जिसको आराम नहीं है, तो सोचो कि कैम्फर तो नहीं, कहीं मस्कुलर पेन तो नहीं हो रही कि आप उसको मस्कुलर को बोल के जॉइंट्स मतलब कि कोई और इंडिकेटेड दवाई नहीं है। तो कैम्फर के बारे में जरूर सोचना, लेकिन इट शुड बी मस्कुलर। और सर्दियों में तो ये एक फ्रेंड है, जो मरीज दर्दों को, जिनको रोमेटिज्म की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो कैम्फर एक वरदान औषधि है। देयर आर सो मैनी क्लिनिकल कंडीशंस इन रूमेटोलॉजी, मैं अभी उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा। फाइब्रोमेल्जिया है, तो जो सर्दियों में पेशेंट को जीने नहीं देता, स्टीरॉयड खा खा के पेशेंट बेचारे बहुत बुरा हाल हो जाता है। फाइब्रोमेल्जिया, ये जो चीजें हैं ये साथ में माइंड से कनेक्टेड रहती हैं। कुछ रूमेटोलॉजी की ऐसी कंडीशंस हैं जो साइकोसोमैटिक घोषित करते हैं मेडिसिन वाले। तो ऐसी कंडीशन में अगर सर्दियों में दिक्कत रहती है तो वहां पे हमें कैम्फर के बारे में सोचना चाहिए। अब इसको देने का तरीका क्या है? रूमेटिज्म का पेशेंट आया, सर्दी की वजह से उसकी नेक बहुत प्रॉब्लम में है, सारे मसल्स पेन कर रहे हैं, आप उसको कैम्फर 1 mg दे रहे हो,
नहीं काम करेगी, 200 भी शायद ही काम करे। लो पोटेंसी, go with the low potency. Wherever there is a pathology, wherever there is a change in blood tests, CRP पॉजिटिव आ रहा है उसका, तो वहां पे अगर आप उसको हाई पोटेंसी दोगे तो कुछ होगा नहीं फेलियर के अतिरिक्त। वहां पे डोज लो देनी पड़ेगी। 6 में उसको 2 ड्राम भर दो, उसको बोलो भाई 2-2 घंटे बाद जब तक जाग रहा है खाता रहा, कल बताना मेरे को, कल पेशेंट आएगा डेफिनेटली ठीक आएगा। जहां पे ना पैथोलॉजी एडवांस होती है, मैंने एक केस डाला था, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कैंफर से संबंधित नहीं है। ए पेशेंट वाज इंसिडेंटली ब्रॉट टू माय क्लिनिक। इंसिडेंटली मींस कि वो आया नहीं था, वो वहां से गुजर रहे थे, किसी ने बोला कि डॉक्टर को दिखा लो। द क्रिएटिनिन वाज 16.5, क्रॉनिक रीनल फेलियर, और उसको बैग लगा हुआ था यूरिन का, तो दे आर गोइंग फॉर डायलिसिस टू एडमिट इन ए हॉस्पिटल। तो रास्ते में रुक गए कि किसी ने बोला था कि आप दवाई देते हो, तो मैंने थोड़ा बोला पेशेंट कहाँ गए थे, वो अंदर नहीं आ सकते, वो गाड़ी में उनको बैग लगा हुआ है और क्रेटिनिन जो है वो 16.5 है। तो मैंने केस लिया, मैंने आई कैम टू द रेमडी सॉलिड एगो, तो उसको डायबिटिक भी थी, तो शुगरलेस गोलियों की 2 ड्राम की बोतल 6 पोटेंसी में मैंने भर के दे दी। मैंने बोला कि आप लोग मेरे कहने पे 2 दिन वेट कर लो, 2 दिन बाद डायलिसिस करवा लेना। इतने दिन तो रुके हो ना भैया, 2 दिन और सही, पेशेंट कोई कुछ नहीं होता। तो उन्होंने सोचा कि करें ना करें, लेकिन फाइनली वो एग्री हो गए और चले गए वापस। 2 दिन बाद रिपोर्ट करवाई, क्रेटिनिन वाज 8.4 विद इन 48 आवर्स। अभी 48 आवर्स हुए भी नहीं थे, वैसे कम ही हुआ था टाइम। तो दैट वाज पॉसिबल विद लो पोटेंसी ओनली। अभी 10 मिनट में ये बंद हो जाएगी, 10 मिनट में बंद हो जाएगी जूम, तो फिर से आप ज्वाइन कर लेना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पैथोलॉजी एडवांस होती है, ये सीक्रेट था जो हम लोग कैसे जो टेस्ट होते हैं उसको कैसे चेंज करते हैं कि 1-2 दिन में जो इतने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आती हैं, उनसे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये नहीं कि अभी वो 8 पॉइंट हुआ तो उससे ठीक हो गया ना, उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसकी रूमेटिज्म में पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बड़ी रहती हैं, नींद आ गई आपको, मैडम तो सोने लगे भाई, तो वहाँ पे हम कैम्फर का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक मैं आपको बोर कर रहा हूँ क्या? नहीं सर, मजा आ रहा है। सर्दी में गर्मी। अच्छा, ये जो कैम्फर है ना, चलो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कुछ, और नई चीज भी सीखते हो, हम लोग सीखेंगे। कैम्फर मैंने आपको बताया ना, इसकी जो गर्मी है वो मार्स के साथ कनेक्टेड है। मार्स प्लेनेट जो है ना, ये रेड कलर का प्लेनेट है, तो रेड जो फायर को डिनोट करता है। तो मार्स प्लेनेट जो है ये इंजरीज का सिग्निफिकेटर है। जितनी भी इंजरीज होती हैं ये दैट इज ड्यू टू द मार्स प्लेनेट। तो उसकी वजह से जो इसकी कॉजेशन है कैम्फर में आ रही, वो इंजरीज आ रही हैं, ठीक है। तो एक और भी कारण है कैंसर में डिजीज का, वो भी मार्स की वजह से, वो है वैक्सेशन, किसी को चिढ़ाना, किसी को नीचा दिखाना, तो वहां पे भी कैंसर में जो है दिक्कत आती है, वो भी दैट इज आल्सो ड्यू टू द मार्स, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े वाली बात होती है इसमें, थोड़ी सी जो मार्स के साथ संबंधित चीजें होती है ना, लड़ाई झगड़े वाली बात होती है। अब हम आगे चलते हैं। द कैम्फर इज सपोज्ड टू बी ए स्ट्रॉन्ग कार्डियक स्टिमुलेंट। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द फायर एनर्जी ऑफ मार्स, स्टिमुलेट करता है। जब भी लो ब्लड प्रेशर पेशेंट का होता है, कैंसर में बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, इतनी ज्यादा वीकनेस होती है कि पेशेंट उठ भी नहीं पाता। लेकिन ये जो वीकनेस कैंसर में होती है, ये कोई ऐसे नहीं होती कि पेशेंट बहुत दिनों से बीमार है, जैसे जलसीमियम है। जलसीमियम में जो वीकनेस है वो पेशेंट काफी दिन से बीमार है, उसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अब उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है, उसे उठा नहीं जाता। कैंसर इज जस्ट नॉट लाइक दैट। कैंसर कम्स विद इन फ्यू आवर्स ऑफ वीकनेस। वो आता है, कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी है और मुझे उठा भी नहीं जा रहा,
और ब्लड प्रेशर आप नोट करोगे कि बहुत ज्यादा कम हो गया और सडनली, जैसे एक्वानाइट में है। बहुत पेशेंट्स इस तरह के जो खासतौर पे हॉस्पिटलाइज हैं, किसी भी कारणवश अगर उनका बीपी कम हो जाता है, जहाँ पे ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज नहीं होती, उसको ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज हो तो देन देयर आर अदर रेमेडीज लाइक नाजा, लाइक कैक्टस। तो वहां पे हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बीपी फॉल हो रहा है। लेकिन कैम्फर में ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है, वीकनेस की वजह से पेशेंट कमजोर है, उसका कमजोरी की वजह से उसे जो है वो बीपी फॉल हो रहा है, तो ये इमीडिएटली विद इन फ्यू आवर्स कैम्फर उसको रिस्टोर कर देती है। तो हियर यू शुड गो विद अ लो पोटेंसी ओनली। कभी भी कोई वीकनेस के लिए पेशेंट आता है तो उसको हाई पोटेंसी वैसे किसी रेमेडी में भी हम नहीं देते, लेकिन कैम्फर में खास तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, कार्डियक स्टिमुलेंट हो गया। लो ब्लड प्रेशर के साथ कुछ अदर दवाइयां हैं, जैसे कि रेडियम ब्रोमाइड है। रेडियम ब्रोमाइड में ब्लड प्रेशर लो होता है सेप्टिसीमिया की वजह से। मीन्स कि ब्लड में जो एक्यूट सेल्स है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पॉलीमॉर्फ्स वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके साथ वीकनेस हो जाए तो वहां पे रेडियम ब्रोमाइड याद रखना। आजकल होम्योपैथी में ना जो डायग्नोस्टिक्स है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पहले लोग जो होम्योपैथी करते थे, कुछ लोग शौक से करते थे या डिग्री के बिना, तो उनको नॉलेज नहीं थी। तो वी आर डॉक्टर्स, हमें पैथोलॉजी हमने पढ़ी है, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा और उसकी अकॉर्डिंगली प्रिस्क्रिप्शन भी हम उठा सकते हैं। तो रेडियम ब्रोमाइड का अगर किसी पेशेंट में वीकनेस है, उसकी टीएलसी ज्यादा है, ठीक है, टीएलसी ज्यादा है, उसमें भी एक्यूट सेल्स ज्यादा है, तो वहां पे आप रेडियम ब्रोमाइड के बारे में जरूर सकते हैं। और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा, ये नहीं डॉक्टर सागर सर आपने बोल दिया, मैं अपने से नहीं बोल रहा। आप डॉक्टर पाठक का मटीरियल मेडिका स्टडी करें रेडियम ब्रोमाइड में, वहां लिखा है ये एक्यूट जो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं बढ़ते हैं उसमें, क्योंकि डॉक्टर पाठक की ये देन है, क्योंकि ही इज द एमबीबीएस फिजिशियन ऑफ दैट टाइम। वहाँ एमबीबीएस करना उस समय में बहुत बड़ी बात थी, आजकल तो डीएम तक चले गए लोग, लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट थे, उनका मटीरियल मेडिका में जो भी लिखा है मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है मटीरियल मेडिका से। तो आगे चलते हैं। नींद ना आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत सारी लेडी डॉक्टर हैं इस ग्रुप में, कुछ तो ऐसी हैं जिनको नींद नहीं आती, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको ऐसी टिप बता देता हूँ, डॉक्टर सुनीता हंस रही है, मेरे को लगता है डॉक्टर साहब नींद की प्रॉब्लम होती होगी कभी कभी। पुराने समय में क्या करते थे, जब नींद नहीं आती थी ना, तो वो कैम्फर के कुछ पीस कटोरी में डाल के कमरे में रख देते थे, तो एक हल्की सी फ्रेग्रेंस कमरे में रहती थी और नींद आ जाती थी। हमारे पास ना जब कोई पेशेंट आता है, तो मान लीजिए हमने उसको कोई मेडिसिन दिया, उसके साथ उसको इम्प्रूवमेंट भी है, तो वो आके बोलता है कि मुझे नींद नहीं आती, तो बजाय इसके कि दवा सर आवाज नहीं आ रही है। आर यू सर यस सर। तो वहां दवाई चेंज करने की बजाय या कुछ और देने की बजाय हम लोग मैनेजमेंट के तौर पर उसको ये बोलते हैं कि थोड़ा सा कैम्फर ले आओ। लेकिन कैम्फर दो तरह का होता है, एक सिंथेटिक कैम्फर होता है जो तारपीन के तेल से बनता है, वो नहीं, ओरिजिनल कैम्फर जो एडिबल है, जो प्लांट्स किंगडम्स के सोर्स से लिया गया है, तो उसको कटोरी में रख के पेशेंट को उसके रूम में रख देते हैं, तो उसे नींद आ जाती है। और जिनको रात में एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशन होती है बिना किसी वजह से, तो उनको हम बोलते हैं कि कैम्फर थोड़ा सा अपने पास रख लो और उसको स्मेल करो, इनहेल करो, तो उससे जो घबराहट है, जो डर है, जो एंजाइटी है, वो कम हो जाती है। तो these things are a part of management which we have learned from part of a medical astrology
फ्रॉम एंशियंट इंडियन मेडिकल बुक्स लाइक चरक संहिता। तो वहां से हम लोगों ने ये सारी इंडिकेशंस ली हैं और उसको हमने वेरीफाई किया है, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे ये चीज, कई लोग हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप होम्योपैथी में चलते हुए ये चीजों का क्या हमने लेना देना। नो, वी आर ए डॉक्टर, तो वी हैव टू लर्न ऑल दोज थिंग्स which can help us in our profession. नींद के बाद अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ना नींद की एक और ऐड कर लो। स्नोरिंग के लिए हम कैम्फर का इस्तेमाल करते हैं। स्नोरिंग के लिए देयर आर सो मेनी मेडिसिन लाइक ओपियम, लाइक नाइट्रोम्यूर, यूरेटिक एसिड। लेकिन कैम्फर में खासियत यह है कि जब पेशेंट को खराटे आते हैं, ओपियम का पेशेंट पता क्या होता है, वो जब सोता है ना तो बहुत गहरी नींद में, मुझे याद है हम लोग एक बार ट्रेन में देहरादून जा रहे थे, तो रास्ते में नाइट ट्रेन थी, तो एक ही बंदा खराटे ले रहा था और गाड़ी की आवाज कम थी, उसकी आवाज ज्यादा थी, और उसे इतनी ज्यादा आवाज सारे डब्बे में। दिया ने मेरे को 2 बार बोला, पापा ये कौन है, इसको चुप कराओ। कि यार अब कैसे चुप कराऊं यार, लड़ाई थोड़ी करेंगे रात को जगा के। तो जो गहरी नींद में खराटे लेते हैं वो ओपियम होता है। लेकिन कैम्फर में खराटों के साथ पेशेंट बेचैन होता है, वो खराटे भी लेगा और हिलता जुलता रहेगा। ये दिस इज ओनली एंड ओनली कैम्फर। स्नोरिंग विद टोजिंग अबाउट सॉरी पानी में। और रात को जब नींद नहीं आती तो दिन के समय कैम्फर का पेशेंट जो है वो नींद निकाल लेता है। दिन में तो खूब सोता है और रात को फिर बाकी परिवार वालों को तंग करता है पेशेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पोर्टेंट इज ए